हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं अपने सीबीएसई के सैम्पल पेपर का पार्ट 2। इससे पहला पार्ट हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आखिरी के 25 इसमें सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप टाइप करें सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथ्स अड्डा बाय शिव कुमार। सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस प्यारे से चैनल मैथ्स अड्डा पे। क्वेश्चन नंबर 26। A card is drawn from well-shuffled deck of cards. What is the probability that the card is neither a king nor a queen? एक डेक है जिसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। थोड़ी सी कार्ड की चर्चा करते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। सारे जो पत्ते होते हैं वो 4-4 होते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 और 2। अलग अलग 13 कार्ड होते हैं और ये सारे 4-4 होते हैं। तो हमें क्या कहा गया है? नीदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ना तो किंग हो ना तो क्वीन हो। 4 किंग 4 क्वीन, 4 किंग 4 क्वीन, तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 8। और ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो 52 में से इसको माइनस करो 8 को, ये आ जाएगा 44। 4 किंग 4 क्वीन ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो टोटल कार्ड में से माइनस कर लिया 52 माइनस 8। सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 44। इसमें ना तो किंग है ना तो क्वीन है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, और हमने उसे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से डिवाइड कर दिया। तो ये 4 से लगाओगे 11 जा और ये 13 जा, 11/13। तो हमारा पहला आंसर ओके हो जाए। 2 fair dice are rolled simultaneously. The probability that 5 will come at least once. क्या है? डाइस है, डाइस को रोल करते हैं। तो जब एक डाइस को रोल करते हैं तो 6 प्रोबेबिलिटी आती है। 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आते हैं। लेकिन जब 2 को साथ में रोल करेंगे तो 36 आएगा। 3 को साथ में रोल करेंगे तो 6 × 6 × 6 आएगा। तो देखिए, जब 2 को रोल करते हैं यहाँ आ सकता है पहले पर 1 दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, एक को फिक्स कर लेते हैं, पहले पर 1 दूसरे पर 3, 1 6। यहाँ से इतने केस बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे 2 1 2 2 2 3 2 6, इससे भी 6 केस बनेंगे। सिमिलरली 2 से बनेंगे, 3 से बनेंगे, 4 से बनेंगे, 5 से बनेंगे, 6 से बनेंगे। 5 1 से लेकर के 5 6, 6 1 से लेकर के 6 6, 3 1 से लेकर के 3 6, 4 1 से लेकर के 4 6। ठीक है, तो टोटल कितने केस बनेंगे? 36। हमको क्या कहता है? 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, अधिक से अधिक 2 बार भी आ सकता है, यानी कम से कम एक बार आए। एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक बार आए। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 5 का कैसे होगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 यहाँ से आएगा। फिर आएगा, इसका फ्लिप कर दो, पहले पर 5 दूसरे पर 1, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले पर 1 दूसरे पर 5, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। तो टोटल केस 5 वाले कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें लगता है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 12/36, क्योंकि केस तो टोटल 12 हो गए और हमारे पास आउटकम 36 है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये 2 बार आ रहा है, ये 5 5 और 5 5, इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक ही बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर आएगा 11/36। हमारा आंसर आएगा 11/36। अच्छा, एक सवाल के लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम याद रखेंगे। लिखिए, एवरी नंबर, जब भी सारे नंबर की बात चर्चा करेंगे तो हम एक फैक्ट लिख लेंगे कि एवरी नंबर विल कम अप एट लीस्ट वंस। जो भी नंबर है, हमसे पूछा गया कि 1 एटलीस्ट कितनी बार आएगा, 2 एटलीस्ट कितना बार आएगा, 3 एटलीस्ट कितनी बार आएगा। तो एवरी नंबर विल कम अप एटलीस्ट इज 11।
ये होता ही कितना है 11, तो हमारा सीधा आंसर आएगा जैसे देखा एटलीस्ट 1 आंसर बोलेंगे 11/36। नो नीड टू डू ऑल द कैलकुलेशन। अगला 28 बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कैलकुलेटिव होंगे। पहले हम आपको जनरल मेथड से दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे एक ट्रिक जिससे बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट अल्फा की। तो एक काम यहां कर सकते हैं कि हम इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम एक काम करते हैं यहां से कॉट अल्फा ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे कॉट अल्फा आएगा? तो देखो अगर आपने यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया तो इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। और ये हो जाएगा यहां देखो ये 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको 2 बार लिख दीजिए, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 बचेगा। कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा क्या होता है? कॉट अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा। क्या कोसेक और कॉट में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है, लिख दीजिए। आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फा ये होता है कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इसको लिख दीजिए कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 1, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर के लिए ये प्लस 1, इसको इधर ले आइए -3 कॉट अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन ऐसी सी बनेगी, कॉट स्क्वायर अल्फा, इसको पहले लिख लीजिए -3 कॉट अल्फा और 1 + 1 2 इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखेंगे, यह जो इक्वेशन है यह कॉट में क्वाड्रेटिक है, यह जो इक्वेशन है यहाँ कॉट का स्क्वायर है तो कॉट में क्वाड्रेटिक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट कॉट अल्फा इक्वल्स टू x, तो यह इक्वेशन आ जाएगा x² -3x + 2 इक्वल्स टू 0। अगर कॉट अल्फा की वैल्यू हमने x सब्सटीट्यूट कर दी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मिडल स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट? आपको बिल्कुल आता है, x², इसको लिखेंगे -2x, इसको लिखेंगे -x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x -2, यहाँ से -1 x -2 दिस इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा x -1 x -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। क्या आई थी वैल्यू? हमने x किसको माना था? कॉट अल्फा को। कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1 और 2। खोजिए 1 और 2। तो ये कैलकुलेटिव सा मेथड है। अब मैं आपको एक सामान्य सा आंसर बताता हूं, देखा और गेस कर लिया, और ट्रिक से बनाते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। थोड़े से वैल्यूज पुट करने पर आपको पता चलेगा कि यह बड़ा आसान सा सवाल है। हम ट्राई करते हैं 0 और 90, चूंकि कॉट की बात आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए, 30, 60 और 45। तो जरा 45 ट्राई करो। पुट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो अगर आप 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 3/2। क्या इधर भी 3/2 आ रहा है? क्या लिखा? 3 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 3/2। यानी 45 डिग्री के लिए इक्वेशन सही आ रही है। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो अब जरा देखेंगे पॉजिटिव आंसर्स देखेंगे, पॉजिटिव आंसर्स देखेंगे तो ये माइनस वाला होगा नहीं, ये माइनस वाला होगा नहीं। कॉट 45 की वैल्यू 1, तो इन दोनों में 1 है। अब ये होगा या ये होगा? अगर
कॉट अल्फा की वैल्यू 0 होगी, कॉट अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, यह इक्वेशन ट्रू नहीं होगा, यानी आंसर होगा सी। अगला सवाल 29, द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट 4, y, सी का कोऑर्डिनेट x, 6 और डी का कोऑर्डिनेट 3, 5। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, ये बाइसेक्टर होता है, और किसी जैसे इसका जो मिड पॉइंट होता है, AC का मिड पॉइंट भी O होता है और BD का मिड पॉइंट भी O होता है। बस इस सवाल में सिर्फ यही था, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वह बाइसेक्टर होता है, मतलब AC का मिड पॉइंट O होगा और BD का मिड पॉइंट O होगा, यानी इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट O और इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट O। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो ये A है और ये C है, इसका क्या है 1, 2 और इसका है x, 6, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 और इसका मिड पॉइंट होगा 2 प्लस 6/2। मिड पॉइंट का थ्योरम होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 के जगह 1 है, x2 के जगह x है, by 2 कर दिया, y1 के जगह 2 है और y2 के जगह 6 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ये 6, 2, 8, 8/2, 4। ठीक, इधर से मिड पॉइंट निकालते हैं, यू डोंट डू दिस, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 प्लस 3, 7/2, y प्लस 5 दैट इज y प्लस 5/2। सिंपल, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, यानी x1/2 इक्वल्स टू 7/2, x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 6। यहाँ से 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, ये 8 माइनस 5 3 इक्वल्स टू y। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, ये देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये इतने लंबे तरीके से नहीं बनाना है आपको, छोटा सा तरीका समझ लीजिए। जैसे ही पैरेललोग्राम का सवाल आएगा और आपसे ये 4 वर्टाइसेस दे रहे हैं, कुछ मिसिंग होगा, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फटाक से देखना है x1 प्लस 1/2 और 4 प्लस 3/2। तो आपको आराम से ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको एक लाइन में आंसर निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, कर दिया, और इन दोनों को ऐड करना है, इक्वेट कर दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। क्या किया हमने, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, दैट्स इट। दूसरे में क्या किया, दिस प्लस दिस, ये 8 आ जाएगा, और दिस प्लस दिस, ये 5 प्लस y आ जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 3। एकदम आराम से आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ क्या लिखना है। अगर यही सवाल है पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस वाला, ये मिसिंग ऑर्डर, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 3 प्लस 4 निकाल दिया x की वैल्यू, 2 प्लस 6 y प्लस 5 निकाल दिया y की वैल्यू। तो ये सब आपको बहुत सारा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, एक ट्रायंगल दे रखा है ACB, ABC, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये 3 है, ये 8 है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये वाला जो एंगल है D इस बड़े वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, BD की वैल्यू निकालनी है इन सारे ऑप्शंस में से। तो देखो D C के बराबर है और ये वाला A दोनों में कॉमन है, D C के बराबर है और ये वाला A दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल DAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। एंगल D एंगल C के इक्वल, एंगल A दोनों में कॉमन, तो बचा क्या, DA के बाद C बचेगा और इसमें CA के बाद B बचेगा। तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ऐसा आराम से हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, D किसके इक्वल, C के इक्वल, A दोनों में कॉमन,
ए दोनों में कॉमन, तो डी ए के बाद इसमें क्या बचा सी, और सी ए के बाद बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बचा बी। यह किससे सिमिलर हो जाएंगे? एंगल से, क्योंकि एंगल डी एंगल सी के इक्वल, एंगल ए के इक्वल। बस यहां से देखेंगे डी ए अपॉन सी ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी, डी सी अपॉन सी बी। ऑर्डर में चलेंगे, डी ए सी ए के बराबर, डी ए बाई सी ए इक्वल ए सी बाई ए बी इक्वल डी सी बाई ए बी। ढूंढ लेते हैं डी ए की वैल्यू 3 दे रखी है, सी ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए सी की वैल्यू भी 8 दे रखी है, सी ए एक ही है, और ए बी की वैल्यू पता नहीं, निकाल लो। तो यहाँ से आपको क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 64, 3x इक्वल्स टू 64, x की वैल्यू 64/3। x क्या था आपका? ए बी था, x क्या था आपका? ए बी था। हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू 64/3। ए बी में से ये छोटा सा टुकड़ा माइनस कर दो, ए बी ये था कितना 64/3, इसमें से ये माइनस कर देंगे, बी डी निकल जाएगा आराम से। बी डी इक्वल्स टू 64, 3 3 जा 9/3, ये हो जाएगा 55/3। बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55/3, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4 5 एंड -2 3 इज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ना आपको मॉडरेट मिलेंगे इस सेक्शन में, ठीक है? तो आपको ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर दूसरे मेथड्स को भी अपनाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। थोड़े से ट्रिक भी आपको लगाने चाहिए। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है ए 4,5 और ये दूसरा पॉइंट है -2,3। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? इसके मिड पॉइंट से जाएगा और ये इसका 90 डिग्री होगा। तो क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन की इक्वेशन हमें मांगी गई है, ठीक है? इस लाइन की हमें इक्वेशन मांगी गई है। अब जरा सोचिए, यह इसके मिडिल में है, तो हम इसका मिडिल पॉइंट निकालते हैं, ये वाला पॉइंट निकालते हैं। क्या होगा? 4 + -2/2। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 1। इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 + 3/2, 5 3 8 8/2 4। चलिए आपने इसका मिडिल पॉइंट निकाल दिया, इसका मिडिल पॉइंट हो गया 1,4। बस ऑप्शन से ट्राई करते हैं, 1,4 किसको सेटिस्फाई करेगा? दैट्स इट। जरा यहां पर आते हैं थोड़ा तेजी से। 2 × 1 -4, यह नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 2 - 4 कितना होगा? -2 + 7 0 नहीं आएगा। 3 × 1 3 + 8 11 - 7 0 नहीं आएगा। 3 × 1 चूंकि ये माइनस है, ये भी नहीं आएगा। 3 × 1 3 और -4, तो 3 - 4 -7, ये 0 नहीं आएगा। 3 - 4 कितना आ जाएगा? -1, ये -8 आ जाएगा। तो मतलब यही सेटिस्फाई करेगा, पता चल गया, फिर भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 3 × 1 + 4 -7, ये देखिए 0 आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे सवालों में हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे कि कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पता कर लिया मिड पॉइंट क्या है, और फिर बिना ट्रेडिशनल मेथड में गए हुए ऑप्शंस को चेक करेंगे। जहां पर मिलेगा वहीं पर टिक लगा देंगे। 32, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। ये एक ट्रायंगल है ABC, डी इसका मिड पॉइंट है। ये वाला एंगल x दे रखा है और ये वाला एंगल y दे रखा है। ये बड़ा y है, ये छोटा x है। हमें क्या निकालना है? cot y/cot x डिग्री। देखिए अगर हमने ये ट्रायंगल ऐसे बनाया और इसको हमने कहा y, बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया ACB, ठीक है? तो अगर इस एंगल से हम लेते हैं तो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है।
अगर हमने इसको y माना होता, अगर हमने इसको माना y होता तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता है, इसके जस्ट बाजू वाला बेस होता है, इसके जस्ट बाजू वाला बेस होता है। हाइपोटेन्यूज दोनों केस में सेम होता है। तो cot y इक्वल्स टू क्या होता है? cot y का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot y क्या हो जाएगा? AC बाई CB, AC बाई CB। एक चीज़ और कर लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये AC CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इसको लिख लीजिए AC बाई 2x। आइए छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ACD, ये एंगल क्या है? x है। सिमिलरली cot x ये क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा AC अपॉन ये CD की वैल्यू अपने क्या लिखी थी? x लिखी थी। cot x क्या हो जाएगा? AC बाई x। हमें निकालना क्या है? cot y बाई cot x, cot y बाई cot x। देखो जी, cot y क्या हो जाएगा? AC बाई 2x, और cot x कितना हो जाएगा? AC बाई x। जरा इसको पलट कर लिखते हैं, AC बाई 2x। ये जब ऊपर जाता है तो फ्लिप हो जाता है, x अपॉन AC, है ना? ये ऊपर जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, AC से AC, x से x, ये आ गया 1/2। यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है। एक और बात है, इसका एक तरीका, ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या कहती है कि अगर हमें एंगल ऐसा लेना है, इस एंगल का रेशो अपॉन इस एंगल का रेशो लेना है, किसके साथ? कॉट के साथ। बड़े वाले एंगल का रेशो अपन छोटे वाले एंगल का रेशो लेना है, कॉट के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा? जैसे मान लो ये ABCD, तो अगर हमें बड़े वाले का एंगल का लेना है तो छोटी वाली साइड BC अपॉन BD, किसके साथ? कॉट के साथ। लेकिन अगर यही होता tan के साथ, अगर हमसे पूछा जाता tan y बाई 10x, तो हम क्या करते? tan y बाई 10x, तो कॉट में छोटा बाय बड़ा लिया था, कॉट में क्या लिया था? छोटा बाय बड़ा। tan में क्या लेंगे? बड़ा बाय छोटा। बड़ा क्या है? BD बाई BC। यानी दोनों अगर एक ही साथ शुरू होते हैं, ये tan के साथ आपके पास एग्जाम्पलर में कहीं पर ये सवाल है, tan y बाई 10x ये निकालना था। तो हम क्या लेंगे? जब tan की बात करेंगे तो बिग बाय स्मॉल, और जब हम कॉट की बात करेंगे तो स्मॉल बाय बिग। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कॉट के केस में? 2/1। इस बात को याद रखिएगा, तो ऐसा सवाल आएगा तो बिना ये सब कुछ किए हुए आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1/13 should be multiplied so that the decimal expansion terminates after 2 decimal point। चीज़ों को लिख लिया कीजिए, 2 डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है। सवाल को थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। एक और बात, एक ही गो में सवाल पढ़िए तेजी से, ताकि आपको बार बार सवाल ना पढ़ना पड़े। अच्छे से पढ़िए, समय बचेगा। तो हमें क्या निकालना है? 1/13 को हम इनमें से किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका 2 पॉइंट तक टर्मिनेशन हो जाए। तो 1/13, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 13 है, 13 तो टर्मिनेट होगा नहीं। टर्मिनेट होने के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n चाहिए, ये तो है नहीं। तो टर्मिनेट होने के लिए इसे हटना पड़ेगा, टर्मिनेट होने के लिए इसे हटना पड़ेगा। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि यहाँ पर हमें 13 लिखना पड़ेगा, तभी यह हटेगा। अब 2 डेसिमल प्लेस के लिए 100 लगाएंगे। 1/10 0.1, 1/100 0.01। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए, चूंकि 1 डेसिमल प्लेस कहता तो 13/10 लगा देते, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस कहता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 13/100, ठीक है। 13 को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि 13 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आता है। तो पहला चॉइस तो होगा 13 को यहाँ लिख दीजिए, और 2 डेसिमल पॉइंट है तो 100। तो कहता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1/13 को। तो पता लग गया हमें 13/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द आंसर। ये एक ट्रायंगल है ABE, जिसकी ये साइड 16 है और ये साइड 8 है। ये साइड 16 है, ये साइड 8 है।
कहता है इसमें एक स्क्वायर है, इसमें ये एक स्क्वायर है, तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यह जो स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब्ड है इसकी लेंथ बतानी है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको डिटेल्ड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, पढ़िए। हम आपके साथ हैं, हम आपके एग्जामिनेशन तक हर चैप्टर की डिटेल्ड एनालिसिस लाएंगे। सब में 1 से 1.5 घंटे की छोटी छोटी वीडियोज़ लाएंगे 2-3 पार्ट में। उसमें आपको थ्योरी करवाएंगे, उसमें आपको MCQs करवाएंगे। तो एक बार आप उसको चेकआउट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लीजिए, जो भी हम काम करें आप तक पहुंच जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल आपकी तैयारी तक हम आपको एक्यूरेट परफेक्ट बना देंगे। चलिए फिर से आते हैं वीडियो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो यह सिमिलर ट्रायंगल का सवाल हो सकता है। अगर ये स्क्वायर है, ये साइड x, ये साइड x, ये साइड x, ये साइड x हमने मान लिया। अगर ये स्क्वायर है तो ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो जरा इसमें से 2 ट्रायंगल अलग कर लें क्या, हमने अलग कर ली। कौन सी ट्रायंगल, ABE और ये छोटी वाली DGE। तो जरा देखना ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, मतलब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और इसमें भी ये एंगल है और इसमें भी एंगल है। एंगल से सिमिलर हो गया। ऐसे फिगर्स जनरली आपको सिमिलर दिख जाएंगे। ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों में कॉमन। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ जब सिमिलर होंगे? तो ये देखो AB की लेंथ कितनी है 16, BE इसकी लेंथ है कितनी है 8, DG इसकी लेंथ है कितनी x। इसकी लेंथ देखिए, अगर ये x है और ये टोटल 8 है तो ये 8 - x होगा। लिख दीजिए 8 - x। बस सवाल बन गया। क्या लिखेंगे, 16/x इक्वल्स टू 8/8 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 8 - x इक्वल्स टू 8x। 16 8 जा 16 8 जा 128 माइनस 16x इक्वल्स टू 8x। ठीक है, ये हो जाएगा 128, ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, 24x। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 128/24। कैलकुलेशन देखिएगा, 16/x 8/8 - x। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 16 8 जा 128, 16 × x माइनस 16x, और ये हो जाएगा 8x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो 24x, x की वैल्यू ये आ जाएगी। हम इसको 4 से कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 जा, ये हो जाएगा 4 3 जा और 4 2 जा। एक बार और कट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ 16, तो x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी 16/3, ये वाला ऑप्शन। 35, point P divides the line segment joining R and S in the ratio of k:1. If P lies on the line x minus y plus 2 equals to 0, then the value of k. देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये R है, इसकी कोऑर्डिनेट है -1,3 और ये S है, इसकी कोऑर्डिनेट है 9,8। ओके, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू k:1। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यह इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जरा हम P की x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर आपको सेक्शन फार्मूला याद होगा तो आपने क्या लिखा था, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, मान लो ये C है, C का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m + n। C का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m + n। यह सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको याद होगा। तो हम इस P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
9 इंटू के 9k प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1 अपॉन k प्लस 1। यह इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। इसकी y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगी? इसकी y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगी? k इंटू 8k 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ये P पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल गई। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट किसके टर्म में निकली है? K के टर्म में निकली है। कहता है इफ P लाइज ऑन द लाइन, या जो P है इस लाइन पर भी लाई करता है। ये कोई लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये जो P है इस लाइन पर भी लाई करता है। तो अगर P इस लाइन पर लाई करता है, कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, तो वह उसको सेटिस्फाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पुट कर देंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो P की x कोऑर्डिनेट इतनी है, P की y कोऑर्डिनेट इतनी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो LHS में आंसर कितना आना चाहिए? 0। LHS और RHS बराबर हो जाएगा। As P is lie on this line, so it will satisfy the line। सिंपल सी बात है। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा? x के जगह ये वाली वैल्यू डालेंगे, y के जगह ये वाली वैल्यू डालेंगे। डालकर देखते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए x के जगह डालते हैं 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। y के जगह डालते हैं माइनस, क्या y के जगह डालते हैं 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। LCM आपका आ जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा 9k माइनस 1, ये माइनस, ये हो जाएगा 8k प्लस 3 प्लस 2, ये k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 0। LCM k प्लस 1, 9k माइनस 1, यहाँ माइनस है 8k प्लस 3 प्लस 2 k प्लस 1। यह जो k प्लस 1 है उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 9k माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 उधर जाकर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 9k माइनस 8k दैट इज k प्लस 2k दैट इज 3k। 9k माइनस 8k दैट इज k प्लस 2k 3k। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2। So k equals to 3k equals to 2, so k equals to 2/3। k की वैल्यू 2/3। 36। ये एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल आए तो कोशिश कीजिए इस फिगर को सिंप्लीफाई करने का। देखिए हमें किसका एरिया निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है, प्लस यह जो हाफ है इसमें ये देखो एक क्वार्टर है 90 डिग्री का और एक क्वार्टर है ये क्वार्टर सर्कल दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये सर्कल होता है, ये एक क्वार्टर, ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री जहां पर बना ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल। तो ये एक क्वार्टर सर्कल है, ये एक क्वार्टर सर्कल है, मतलब ये हाफ सर्कल है। आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो क्वार्टर सर्कल का ये हाफ सर्कल है। हमें इसका एरिया निकालना है प्लस इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा एरिया ऑफ जो भी सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, प्लस इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान से क्या हो गया? ये वाला एरिया उठाना है, लिख दिया, प्लस ये वाला, इसमें एक क्वार्टर है और ये एक क्वार्टर है, दो क्वार्टर है।
तो जब दो क्वार्टर को जोड़ेंगे तो आधा सर्कल बनेगा। ये सर्कल है, इसका ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है, इसका ये एक क्वार्टर है, ये एक क्वार्टर है। तो इसका जब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो आधा सर्कल बन गया। तो ये एक सेमी सर्कल हुआ, इसको उठा करके इधर रख दिया, इसको उठा करके, ये ऐसा था है ना, इसको रहने दिया, इसको उठाकर ऐसा लगा दिया, तो ये देखो ये सेमी सर्कल हो गया। तो हमें इसमें से इस सेमी सर्कल का माइनस करना है, इस वाले एरिया को। तो हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल में से इस वाले सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल और ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैंसिल आउट हो गया। इसका एरिया निकालना है, इसका नहीं निकालना है, जोड़ना है तो वैसे भी कैंसिल। तो क्या बचा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कितना था, 14 था, ये कितना था, 14 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 14 रहेगा। तो एरिया हो जाएगा 7 × 14 दैट इज 98। बहुत ही टेढ़ा सा सवाल दिखता है, अगर आपने इसको ढंग से बांट दिया तो आसान हो जाएगा। ये 98 विल बी द आंसर। क्या दे रखा है, ये ओलंपिक रिंग्स हैं, ठीक है। ये जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और यहां से ये कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है, ये जो कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है इसकी भी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। रेडियस और कॉर्ड इक्वल है, तो हमें इन सब का टोटल एरिया निकालना है। एक रिंग को सेपरेट कर लो, ये देखो ऐसा, ठीक है, ठीक है। हमने इसका एरिया निकाल लेना है। अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया तो 1 2 यहां पर हो जाएगा, 3 4 यहां पर हो जाएगा, 5 6 और 7 और 8। अगर हमको एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा और उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल एरिया निकल जाएगा। अब इसमें क्या कहता है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 ये 1, और ये जो कॉर्ड है ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा ट्रायंगल बना, 1 1 1। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये सारे एंगल। तो हमने ये एंगल कितना बना लिया, 60 डिग्री। अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, जब सेक्टर का एरिया, ये वाला सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से, इस वाले सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो चलो हमने क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 × πr²। थीटा कितना है, 60/360 × πr²। r कितना है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो पाई में ही आंसर छोड़ना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। θ/360 × πr², 60/360 पाई × 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/6 पाई, यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया हो गया π/6। अब निकालते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो याद कीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 × साइड का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये √3/4, साइड कितना, इस बार भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेगमेंट का एरिया क्या होगा कि सेक्टर का एरिया कितना आया है जी, सेक्टर का एरिया आया है π/6। सेक्टर का एरिया कितना आया है, π/6। ये ट्रायंगल का एरिया कितना आया है, √3/4। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ये आ गया इस सेगमेंट का एरिया। कितने सेगमेंट है, भी गिनती करी थी 8, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर होगा 8 × π/6 - √3/4। ये वाला 8 × π/6 - √3/4। If 2 and 1/2 are the zeros of the px² + 5x + r, पॉलिनोमियल का सवाल है। एक बात याद रखिए, ये देखिए 2 और 1/2 ये जीरोज हैं, रेसिप्रोकल हैं। 2 का उल्टा कितना है, 1/2। तो जब रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, जब जीरोज रेसिप्रोकल होते हैं तो हमेशा p और r की वैल्यू सेम होगी, p और r की वैल्यू सेम होगी। तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि p = r = 2 या p = r = 2, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, देखना ही नहीं है, ठीक है।
अब देखते हैं 2 होगा या -2 होगा। याद कीजिए सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ रूट्स क्या दे रखा है, 2 + 1/2। यहाँ पर -b, a के जगह p है, b के जगह 5 है, c के जगह r है। इसको कंपेयर कीजिएगा ax² + bx + c से, तो b की जगह क्या हो जाएगा 5, तो ये जगह -5/p। 2 + 1/2 ये हो जाएगा 5/2, 5/2 = माइनस, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 5p = -10, तो p = -2। बस क्लियर है, ये नहीं होगा क्योंकि p की वैल्यू 2 है और ये होगा p की वैल्यू। सवाल है 39, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 पाई सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ये देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसके भीतर हमें एक क्या दे रखा है, इसके भीतर हमें एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत शानदार सा फार्मूला बताता हूं। अगर सर्कल की साइड को हमने क्या माना, या आप ऐसा समझिए साइड ऑफ द सर्कल इनटू √2, ये होता है डायामीटर ऑफ द सर्कल। साइड ऑफ द स्क्वायर into √2, साइड ऑफ द स्क्वायर into √2 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, एकदम कैचअप ट्रिक है, आप इसको फटाक से पकड़ लीजिए। साइड ऑफ द स्क्वायर into √2 इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो लगा दीजिए 2πr, ये सरकमफरेंस 100 दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 100/π, यानी डायामीटर कितना निकल गया 100/π। फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिएगा, आसान होगा। साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 100/π, और यहाँ पर इंटू √2 था, ये यहाँ कर 1/√2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर जो कि किसी सर्कल में इंस्क्राइब हो, सीधा बोलेंगे डायमीटर बाय √2, ये फार्मूला और आसान हो जाएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल बाय √2, तो ये हो जाएगा 100/π इंटू 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, ये हो जाएगा 100√2, और ये हो जाएगा पाई इंटू 2, √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 50 √2/π। ऑप्शन हो जाएगा 50 √2/π। क्वेश्चन नंबर 40, इफ 3 to the power x plus y equals to 243 and 3 to the power x minus y equals to 3, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहां पर आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूछता है कितने सॉल्यूशन होंगे, जीरो सॉल्यूशन होंगे, दैट इज नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। जरा देखें 3 to the power x plus y, 243 अगर आपको याद होगा, या 3 का फैक्ट 3 का पावर होता है कितना, 3 की पावर 5, तो बेस सेम है, तो यहां से क्या हो जाएगा x plus y इक्वल्स टू 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बेस सेम है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन 243 to the power x minus y इक्वल्स टू 3। अगेन इस 243 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 to the power x minus y इक्वल्स टू 3। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर b की पावर c, तो होता है a की पावर b इंटू सी, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं चाहे कितने पावर हो। अगर यहाँ मान लो d लिख दिया तो ये भी bcd हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 इंटू xy, ये कितना हो जाएगा, अगेन 3 की पावर 1 कर देते हैं, इसको 3 की पावर 1 कर देते हैं। अब बेस सेम हो गया, अगेन ये इक्वल हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। आज देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 1।
यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, 1/5 इक्वल्स टू यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, ये 1/5, ये 1/5 हो रहा है, ये 1/-5 हो रहा है, कोफिशिएंट इसका -5 है। ये दोनों इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन आ गई? A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो जब ये वाली कंडीशन आती है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो लाइन कैसे होते हैं? इंटरसेक्टिंग होते हैं और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। ये हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन सी, केस स्टडी वाली सवाल है। कुछ ऐसा सा डायग्राम दे रखा है, कहता है एक डाइवर है जो वाटर लेवल से 48 फीट की हाइट पर है और यहां से यह पैराबोलिक पाथ पर जंप करता है। जब भी पाथ पैराबोलिक होगा निश्चित रूप से इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। जब भी पाथ पैराबोलिक होगा, पाथ ऐसा हो, पाथ ऐसा हो, पाथ ऐसा हो, ये सारे पाथ पैराबोलिक होते हैं और उस समय इक्वेशन क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक होते हैं। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर क्या दे रखा है? ये हाइट की एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है। ठीक है, आपको बस वही सोचना है, हाइट और टाइम वाली कहानी को वाई और एक्स से। तो आप इसको वाई समझें और इसको एक्स समझें, आप इसको वाई समझें, इसको एक्स समझें। ठीक है, हाइट और टाइम। आप जरा गौर करें कि यहां पर ये टाइम क्या एक्सिस है, तो यहां पर हाइट 0 होगी। तो यहां पर जो कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट t,0 होगा। यहां पर जो पॉइंट होगा t,0 होगा और यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां ये 48 है, 0,48। अब इसको y और x एक्सिस से भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -16x² + 8x + k। ऐसा समझ लें, y आपकी हाइट हो गई और x आपकी टाइम हो गई। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ऑप्शन है कुछ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू निकालनी है। याद रखो, अगर यह जो पॉइंट है 0,48 इस कर्व पर है, ये 0,48 इस कर्व पर है, तो यह इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व का इक्वेशन क्या है? कर्व का इक्वेशन ये है। तो यहां पर y की वैल्यू 48 पुट कीजिए और x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। पुट y इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 0, या पुट कीजिए h इक्वल्स टू 48, t इक्वल्स टू 0। कोई सी भी बात आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें लिख दिया y इक्वल्स टू 48, ये 0 हो जाएगा, x 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 + k, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। ठीक है, नेक्स्ट 42 कहता है एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल? वह किस समय पूल के वाटर को टच करेगी? तो अगर वह पूल के वाटर को टच करेगी तो उसका हाइट क्या हो जाएगा? 0। ये यहां से चलेगी, हाइट हो जाएगा 0। तो कहता है ये वाला टाइम बताना है। तो देखो इक्वेशन क्या थी आपकी? h इक्वल्स टू -16² 8t और k की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 48। ठीक है, k की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? 48। अब इसमें क्या देंगे? हाइट को देंगे 0। इसमें क्या देंगे? हाइट को देंगे 0, क्योंकि जब भी हाइट 0 होगी तभी वह पानी में टच करेगी। तो हाइट को रख दो 0। तो ये हो जाएगा -16t² + 8t + 48 विल बी 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, या माइनस, ठीक है पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, या 16t² -8t -48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस उधर जाकर 0 हो जाएगा। फिर से 8 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2t² -t -6 इक्वल्स टू 0। ये फिर 8 उधर जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ से पहले माइनस कॉमन लिया तो ये 16t² -8t -48 0 आया। फिर यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये आ गया 2t² -t -6 इक्वल्स टू 0। अब इस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2t² -t -6 इक्वल्स टू 0। 6 2 12, 12 को स्प्लिट करेंगे तो किस में आएगा? 4 और 3 में। 2t² -4t + 3t -6 इक्वल्स टू 0। ये 2t कॉमन लीजिए तो t -2 + 3 कॉमन लीजिए, t
t माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आ जाएंगे, एक t माइनस टू आ जाएगा, एक 2t प्लस 3 आ जाएगा। दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रखिए, t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे, t माइनस टू इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू माइनस 3/2। टाइम है, टाइम निगेटिव नहीं होता है, टाइम है, टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। 43, रीताज हाइट इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt। कोई दूसरी बच्ची है रीता, वह उसकी हाइट इस इक्वेशन से दे रखी है, इस पॉलिनोमियल से दे रखी है, pt विथ जीरोज -1 and 2। तो pt की हमें क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ pt। इसमें से क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये पूछता है पॉलिनोमियल बनाओ। एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज ये और ये दे रखा है, याद रखो अगर पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हो जाएगा टी में निकालना है टी स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2 इंटू टी, चूंकि टी में निकालना है -1 इंटू 2। ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 को लिखते नहीं है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 या तो ये फॉर्म हो सकता है, या अगर आपने इसमें माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर या तो इसके फॉर्म में होगा, आपका आंसर या तो इसके फॉर्म में होगा, या इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। जरा चेकआउट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो अगर इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 टी स्क्वायर माइनस 24 2 और -48 हो जाएगा, ये +48 है, ये नहीं। इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। तो आपका ये वाला ऑप्शन कहता है QT इज अ पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस आर 1 एंड प्रोडक्ट एज -6। फाइंड QT, पॉलिनोमियल निकालना है। वैसा ही हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर टी में होगा तो टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है, -6। दिस इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट ऐसा हो जाएगा। दूसरा पार्ट अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, सॉरी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस उधर जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें ऑप्शन में ढूंढना है इन दोनों से रिलेटेड कुछ है या उससे मल्टीप्लायर। तो पहला तो ये देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, तो टी स्क्वायर, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये दोनों इसमें किससे मल्टीप्लाई है, 8 से। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8 टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48। इसमें करो 8 से मल्टीप्लाई, इसमें करो 8 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। ऑप्शन ढूंढेंगे, ये देखो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखो आपको यहाँ पर मिलेगा। थोड़े से ऑप्शंस को ठीक से देखने हैं। इसमें यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब देखिए क्या आंसर आ रहा है। तब देखिए क्या, 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48 या प्लस 48 है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन को देखने में थोड़ी सावधानी रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन इसका, द जीरोज ऑफ द RT, ठीक है ये पॉलिनोमियल किसी फॉर्म में हो सकता है, HT RT। द जीरोज ऑफ द RT माइनस 12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू टी प्लस 48 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। एकदम हल्का सवाल है, यानी निगेटिव ऑफ ईच अदर, एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। जब भी जीरोज निगेटिव ऑफ ईच अदर हों, याद रखना, जब भी जीरोज निगेटिव ऑफ ईच अदर हों, जो t की पावर 1 या जो x की पावर 1 होगी वह 0 हो जाएगी, वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। जैसे हमने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इसके जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, -12t² k - 3t + 48। क्या कहा, इसका जीरोस एक दूसरे का नेगेटिव है, तो मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी k - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये वाला ऑप्शन। आइए हम दूसरे केस स्टडी पर आते हैं। क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए। ये एक बड़ा सा सवाल है, इसमें बहुत सारा डेटा इधर उधर का लिखा हुआ है, ये हॉकी का ग्राउंड है, ये है, वो सब भूल जाइए। जैसे आप देखिए कोऑर्डिनेट का सवाल है, आपने सारे की कोऑर्डिनेट लिख लेनी है, सारे पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख लेनी है। तो हमने यहाँ पर E की कोऑर्डिनेट लिखी 2,1, H की कोऑर्डिनेट लिखी -2,4 और J की कोऑर्डिनेट लिखी -2,2। हमें कहता है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है और इसका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है या सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड को g से डिनोट करते हैं, ये होता है x1 + x2 + x3/3। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होता है। चलिए निकालते हैं। 2 + -2 + -2/3, ये कितना हो जाएगा -2/3। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2/3। सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 2, 4 + 2 6 + 1 7/3, यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2/3 एंड 7/3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/3 एंड 7/3। अगला सवाल देखिए, क्या है कि A और G दे रखे हैं। एक प्लेयर P है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक प्लेयर P इन दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर और कोलिनियर है, मतलब ये यहाँ कहीं पर होगा, इसके मिडिल में। हमें P की कोऑर्डिनेट ढूंढनी है, यानी इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्या होता है मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो P की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 3 + 1/2, 3 + 1 4, 4/2 2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगी 6 + -3 दैट इज -3/2, ये हो जाएगा 3/2, यानी 2 और 3/2। सेंट्रॉइड मिडिल पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी 2, 3/2। ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया 2, 3/2। नेक्स्ट 48 कहता है एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है और वह इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो याद रखिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यह पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, यह पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है, ये x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, बाकी के ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं, बाकी के ऑप्शन के चेकआउट कर लें। या तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, या तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, या आप ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन से देख लें। अगर ये हमने पहला ऑप्शन लिखा 1/2, 0, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी -1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1, 4 + 1 13/4। ओके, यहाँ से देखते हैं इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस 2 - 1/2 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बिल्कुल ये 9/4 प्लस 1 यहीं आ रहा है, इसी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आपने देखा मैंने पूरा डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाया और सीधा सा ऑप्शन से चेकआउट कर लिया, क्योंकि यह पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखा ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। अब इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं।
यहाँ एक बार पहले 1/2, 0 पुट किया, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दिया, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दिया। x की वैल्यू ना निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, आराम से इसका डिस्टेंस निकाल दिया, ये आया, दूसरे का भी डिस्टेंस ये आया, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 49 में कहता है KQE कोलिनियर है। देखिए जरा सवाल को, KQE कोलिनियर है और ये वाली डिस्टेंस जो Q की E से डिस्टेंस है वह इस डिस्टेंस से आधी है, या KQ की डिस्टेंस QE से डबल है, KQ की डिस्टेंस QE से डबल है। तो अगर ये KQ की डिस्टेंस इससे डबल है तो हम कह सकते हैं यह इसको 2:1 में डिवाइड करता है। -4,1 K की कोऑर्डिनेट दे रखी है, E की कोऑर्डिनेट 2,1 दे रखी है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सारे की कोऑर्डिनेट आप सबसे पहले निकाल लीजिए। -4,1 2,1 इसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है। अब यह 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। तो एक सीधा सा सवाल हो गया कि एक पॉइंट है K और E जिसकी कोऑर्डिनेट ये और ये है, एक पॉइंट इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो Q की कोऑर्डिनेट निकालनी है। तो Q की x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर कोई ये x1y1 है और ये x2y2 है, यह इसको m/n में बांटता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट होगा my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका x कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसी तरीके से हम निकालते हैं। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, देखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 2 × 2 प्लस 1 × -4 दैट इज -4 अपॉन m प्लस n 2 + 1। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 में से 4 0/3 0। अब मत निकालिए ज्यादा, एक ही ऑप्शन को चेकआउट कर लीजिए। x कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, सिर्फ इसी में है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। आखिरी, द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। जरा क्वेश्चन देखिएगा, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। ये 0, y 4, 3 और 4, -1 से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। तो हमने क्या लगाया, ये मान लो B है, ये मान लो C है, हमको A है, तो हमने क्या कहा, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। जब भी इस टाइप का सवाल हो स्क्वायर कर लिया कीजिए, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो रूट अंडर होता है डिस्टेंस फार्मूला का खत्म हो जाता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 4, 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस लिखा अपन ने, AB लिखा। सिमिलरली अपने को अगर AC लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 4 - 0 द होल स्क्वायर प्लस -1 - y द होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने क्या कहा, इक्वी डिस्टेंट हैं तो बराबर होंगे, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहां से दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। ये बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। ये बचेगा 4 का स्क्वायर, ये -1 - y का स्क्वायर प्लस -1 - y का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 है। ये बचा 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + y, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + y होल स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व मत कीजिए क्वाड्रेटिक को, इसको यहाँ से काट दीजिए। 3 माइनस वाई बराबर 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2y, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू तो 0 थी, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ऑप्शन देखिए ये वाला, हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं किया, सीधे कैंसिल आउट कर दिया। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके की पूरी सीरीज बनाते रहेंगे और जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा हम सारे आप तक पहुंचाते रहेंगे। सारे टॉपिक वाइज हम सॉल्यूशंस आपको करवाते रहेंगे। के लिए पढ़ाई करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।